वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस खास डीप डाइव में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कंपेंडियम, और इसका लेक्चर 10 यानी फाइनल इलीट वर्जन प्लस प्लस। बिल्कुल। और देखिए जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही क्रूशल है। मतलब ये सिर्फ एक पीडीएफ या नोट्स का बंडल नहीं है। सही कहा। अक्सर हम सोचते हैं कि देश कैसे चलता है, संसद भवन या कुछ मंत्रियों से, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जटिल एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम उसी सिस्टम के कह सकते हैं कि सोर्स कोड को डिकोड करने जा रहे हैं। जब हम संविधान के आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों को देखते हैं तो वो एक अंतहीन सूची लगती है, बस रटना पड़ता है। वही तो, लेकिन इस सोर्स मटेरियल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह रटने पर जोर नहीं देता। ये एक चीट कोड की तरह है। मतलब पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही सुव्यवस्थित ग्रिड में समेट दिया गया है। एग्जैक्टली। और इसीलिए हम आज स्पेसिफिक अधिकारों या जटिल कानूनों में सीधा कूदने से पहले इस पूरे संविधान के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। इस मटेरियल में जो मास्टर स्ट्रक्चर दिया गया है वो समझना सबसे पहला कदम है। तो अगर हम इस मास्टर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्रोत में भाग 1 से लेकर भाग 9A तक का एक बहुत ही शानदार खाका तैयार किया गया है। हाँ, देखिए, भाग 1 जो आर्टिकल 1 से 4 तक है वो यूनियन एंड टेरिटरी यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। मतलब देश की बाउंड्रीज क्या हैं। राइट। और फिर भाग 2 आता है। बिल्कुल। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 जो सिटीजनशिप या नागरिकता तय करता है, यानी इस बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और भाग 4 फिर जो डीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। एकदम सही। इसके बाद भाग 5 और 6 आते हैं। भाग 5 यूनियन यानी केंद्र सरकार है, आर्टिकल 52 से 151, और भाग 6 स्टेट यानी राज्य सरकार है, 152 से 237 तक। और स्रोत में भाग 9 और 9A का भी विशेष उल्लेख है जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका से संबंधित हैं, आर्टिकल 243 के तहत। इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी आती है। एनालॉजी? किस तरह की एनालॉजी? मतलब पूरे संविधान को एक बहुत बड़े आलीशान घर की तरह सोचिए। भाग 1 और भाग 2 उस घर की जमीन और उसमें रहने वालों को डिफाइन करते हैं। फिर जो भाग 3 है वो उस घर का एक मजबूत सुरक्षा कवच है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। वाओ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और भाग 4 फिर उस घर के नियम कायदे हो गए कि घर को कैसे चलाना चाहिए। एग्जैक्टली। और भाग 5 और 6 वो मंजिलें हैं जहां असल काम होता है। ग्राउंड फ्लोर पर मान लीजिए केंद्र सरकार और फर्स्ट फ्लोर पर राज्य सरकार की। पार्ट 3 मतलब अधिकार, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी, पार्ट 5 मतलब यूनियन और पार्ट 6 मतलब स्टेट। ये मेंटल मैप बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में ये एलिमिनेशन मेथड में बहुत काम आता है। एलिमिनेशन मेथड मतलब ऑप्शंस को छांटने में। हाँ, मान लीजिए परीक्षा में कोई सवाल आर्टिकल 60 या 70 के आसपास का है, तो स्टूडेंट्स को तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये यूनियन की कार्यप्रणाली का हिस्सा होगा, राज्य का नहीं, क्योंकि राज्य तो 152 से शुरू होता है। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। अब क्योंकि हमने भाग 3 को घर का सुरक्षा कवच माना है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये कवच काम कैसे करता है और जब ये टूटता है तो क्या होता है। बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स वाले हिस्से को अति महत्वपूर्ण या अल्ट्रा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जैसे आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता की बात करता है। हाँ, और आर्टिकल 19 भी जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। और सबसे बुनियादी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सही कहा। और उसी में 21A भी है जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। लेकिन इन सब के बीच एक अधिकार ऐसा है जिस पर सोर्स सबसे ज्यादा फोकस करता है, और वो है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एग्जैक्टली। और यहाँ पर एक गोल पॉइंट दिया गया है।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। इसके पीछे तर्क भी तो बहुत गहरा है ना। मतलब अगर आपके पास दुनिया भर के अधिकार हैं, लेकिन जब सरकार उन्हें छीन ले और आपके पास जाने के लिए कोई जगह ही ना हो, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? वही तो बात है, वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। आर्टिकल 32 वो मैकेनिज्म है जो इंसान को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है ताकि वो अपने अधिकारों को लागू करवा सके। और यहीं पर वो रिट्स या WRITS वाला कॉन्सेप्ट आता है। सोर्स में 5 तरह के रिट्स का जिक्र है: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन और क्वा वारंटो। नाम तो बड़े भारी हैं, लैटिन भाषा के। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये असल में अदालत के आदेश हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर पुलिस किसी को लीगली अरेस्ट करती है तो कोर्ट आदेश देता है कि व्यक्ति को सामने पेश करो। और मैंडामस मतलब हम आदेश देते हैं, वी कमांड, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ना करे। लेकिन यहाँ सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रैप का जिक्र है, जहाँ लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। आप वो अधिकारों को लागू करवाने वाले ट्रैप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, देखिए, नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, तो रिट जारी करने की उसकी पावर भी हाई कोर्ट से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सोर्स कहता है कि ये गणित बिल्कुल उल्टा है। ये कैसे? ये सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप है और एग्जामिनर्स का फेवरेट है। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का जो स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा वाइडर या व्यापक है। वेट, रियली? हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कैसे हो सकती है? मैं समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए तो रिट जारी कर ही सकता है, साथ ही अन्य कानूनी उद्देश्यों या अदर लीगल पर्पसेस के लिए भी कर सकता है। ओह, मतलब अगर कोई नॉर्मल लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट के थ्रू, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए दरवाजा खोलता है। एकदम सही पकड़ा आपने। परीक्षा के नजरिए से ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब हमारा जो लोकल मैकेनिक है, हाई कोर्ट, उसके पास ज्यादा बड़ा टूल बॉक्स है। हाँ, बिल्कुल। अब इन अधिकारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन सबको जमीन पर लागू करने के लिए एक पूरी मशीनरी चाहिए: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राइट, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सोर्स में यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स को बहुत ही सिमेट्रिक तरीके से सजाया गया है। हाँ, जैसे केंद्र या यूनियन के लेवल पर कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है, आर्टिकल 52 और 53। फिर उन्हें सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद है, आर्टिकल 74 में, और प्रधानमंत्री हैं 75 में। और कानून बनाने के लिए संसद या पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 में, जिसमें राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में है। न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 में। और यहाँ सोर्स 2 बहुत ही पावरफुल आर्टिकल्स को हाईलाइट करता है। आर्टिकल 141 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून देश की सभी अदालतों पर बाइंडिंग है, और आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। अच्छा, इन नंबर्स को देखते हुए मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। एक बहुत ही जादुई सिमेट्री है। जैसे 52 से 75 तक केंद्र की कार्यकारिणी है, और ठीक उसी तरह राज्यों में 153 से 164 तक राज्यों की कहानी चलती है। 153 में राज्यपाल, 164 में मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये एकदम मिरर इमेज जैसा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक ही फॉर्मूले को केंद्र में बनाया और फिर राज्य के लेवल पे कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसी सिमेट्री को सोर्स अल्ट्रा मेमोरी क्लस्टर्स कहता है। संविधान निर्माताओं ने ये जानबूझकर किया था। अगर स्टूडेंट्स ये समझ लें कि 52 से 75 का क्लस्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव का है और 79 से 85 का क्लस्टर संसद का, तो हर आर्टिकल को अलग से रटना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज भी हैं। सही कहा। और सोर्स इस बात को बहुत अच्छे से कवर करता है। इंडिपेंडेंट बॉडीज जो सिस्टम को बिना रुके चलाती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 में, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। और फाइनेंस के लिए? फाइनेंस के लिए कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि है, आर्टिकल 266 में, जहां सारा टैक्स जमा होता है, और इस पैसे को बांटने के लिए फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 के तहत। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी है, आर्टिकल 315 में। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसका हिस्सा तो सोर्स में बहुत बड़ा है। आर्टिकल 243 तो एक बहुत बड़े अम्ब्रेला की तरह है। हाँ, आर्टिकल 243 में ही पंचायत की डेफिनेशन है।
243D में रिजर्वेशन है, 243K में स्टेट इलेक्शन कमीशन है और 243P से म्युनिसिपैलिटी शुरू होती है। उठे सोर्स के फाइनेंस वाले सेक्शन में आर्टिकल 300A दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। मेरी जमीन या मेरा घर मेरा सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए, तो इसे फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रखा गया, फाइनेंस में क्यों डाल दिया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और ये संविधान के इतिहास से जुड़ा है। शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी सच में एक फंडामेंटल राइट ही था, आर्टिकल 31 के तहत। अच्छा, तो फिर बदला क्यों? देखिए, आज़ादी के बाद जब देश का विकास शुरू हुआ, सरकार को अस्पताल, स्कूल या हाईवे बनाने के लिए जमीन चाहिए थी। अब क्योंकि संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, लोग जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। ओह, मतलब डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स ही रुक जाते होंगे। बिल्कुल, सरकार के लिए ये एक लीगल नाइटमेयर बन गया था। इसीलिए एक अमेंडमेंट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत एक सामान्य लीगल राइट बना दिया गया। समझ गया, मतलब अब सरकार जमीन ले तो सकती है, लेकिन सिर्फ कानून की प्रक्रिया के तहत, मनमानी से नहीं। और लोग इसके लिए सीधे आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग सकते। एकदम सही। और चूंकि हम इन बॉडीज और आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सोर्स में एक अल्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप का जिक्र है, जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। वो कौन सा ट्रैप है? 3 बहुत ही खास संस्थाएं हैं, वित्त आयोग, यूपीएससी और चुनाव आयोग। इनके आर्टिकल्स हैं 280, 315 और 324। परीक्षा के प्रेशर में स्टूडेंट्स 280 को यूपीएससी समझ लेते हैं या 315 को चुनाव आयोग। ये तो सच में नंबरों का गोलमाल है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल, रटने के बजाय लॉजिक लगाइए। देश चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन 280 सबसे पहले आएगा। पैसा आ गया, अब क्या? अब उस पैसे और सिस्टम को मैनेज करने के लिए अधिकारी चाहिए। तो पब्लिक सर्विसेज या यूपीएससी आर्टिकल 315 उसके बाद आएगा। राइट। और फिर एक स्थिर सरकार चुनने के लिए चुनाव चाहिए। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग 324 सबसे अंत में। देखा, ये लॉजिकल सीक्वेंस आपको अपने आप सही आर्टिकल तक ले जाएगा। वाओ, ये लॉजिक बहुत ही शानदार है। अब मान लीजिए ये पूरी की पूरी मशीनरी ही किसी संकट में आ जाए, देश पर कोई विपत्ति आ जाए, तो हमारा संविधान क्या करता है? ऐसे समय के लिए संविधान में सेफ्टी वाल्व्स हैं, जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। सोर्स 3 तरह की इमरजेंसी की बात करता है। पहला, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। दूसरा, प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन 356 में। और तीसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। वेट, मैंने अभी इन नंबर्स में एक मैथमेटिकल पैटर्न देखा। यस, 352, 356 और 360। बिल्कुल। इन तीनों के बीच ठीक 4-4 अंकों का गैप है। हाँ, ये इसे याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है। बस 352 याद रखिए और इसमें 4 जोड़ते जाइए। 352 + 4 356 + 4 360। ये तो बहुत ही इजी हो गया। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है जिससे अलर्ट रहना है। अक्सर लोग बोलचाल में आर्टिकल 356 को भी राष्ट्रीय आपातकाल कह देते हैं, जो तकनीकी रूप से गलत है। अच्छा, तो सही क्या है? आर्टिकल 352 असली नेशनल इमरजेंसी है, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लगती है, जबकि 356 प्रेसिडेंट रूल है। ये तब लगता है जब किसी एक राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए। ये पूरे देश पर नहीं लगता। और 360 तब है जब देश दिवालिया होने की कगार पर हो। ये डिफरेंस समझना तो लीगल एक्यूरेसी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी सेक्शन में आर्टिकल 368 का भी जिक्र है ना, अमेंडमेंट यानी संशोधन की शक्ति। हाँ, आर्टिकल 368, जिसे सोर्स के मेंस एनरिचमेंट सेक्शन में बहुत डिटेल में समझाया गया है। ये आर्टिकल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। मतलब ये तो पूरे संविधान का एक तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट बटन हो गया। जब भी समाज की जरूरतें बदलें, इस बटन को दबाकर नए नियम जोड़ दो। बिल्कुल सही कहा। और यही वो चीज है जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट या जीवंत दस्तावेज बनाती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक बहती नदी की तरह है जो वक्त के साथ रास्ता बना सकती है। तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें, तो सॉस के एंड में एक फाइनल रिवीजन ग्रिड दिया गया है, जो सच में इस सब्जेक्ट की मास्टर की है। हाँ, उस ग्रिड में आर्टिकल 14 से 32, 226, 324, 280, 315 और 368 शामिल है। इन की पॉइंट्स को रिवाइज करना हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है। बिल्कुल, ये ग्रिड सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि ये विशाल देश काम कैसे करता है। और अब जब हम इस डीप डाइव के अंत में आ गए हैं,
तो मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान को अपडेट करने की पावर देता है। राइट। हाँ, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा है। तो सवाल ये है, क्या कोई सरकार आर्टिकल 368 की शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान के उस दिल और आत्मा को ही निकाल सकती है? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या इस सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई लिमिट है या संसद सर्वशक्तिमान है? क्या अपडेट करते करते आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कोड ही डिलीट कर सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना के बारे में स्टूडेंट्स को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये सोचने के लिए, और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें और आज के इन सारे की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। हमारी ये मास्टर सीरीज अगले सेशन में भी कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ। थैंक यू। थैंक यू।